नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्ज असदुद्दीन ओवैसी बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए लाया जा रहा है, अब मुस्लिमों के कानून में भी बीजेपी घुसेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का झूठा वीडियो पोस्ट कर बुरे फंस गए बीजेपी के आईटी सेल के अमित मालवीय। जेपी नड्डा बताएंगे आखिरकार क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ने एफआईआर दर्ज करा दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इस बार 2024 के चुनाव में ओबीसी कार्ड खेलेगा विपक्ष। दरअसल ओबीसी के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो अब बीजेपी को घेरेगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार 80 सीटें जीतकर सबको चौंकाएंगे, बीजेपी को करेंगे सत्ता से बाहर। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ का बड़ा बयान, बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान का हिस्सा है, तो ओवैसी ने जमकर निकाली भड़ास। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ भड़के मौलाना मदनी, बोले किसी भी हाल में इसको हम लागू नहीं होने देंगे, लेकिन गली कूचों में नहीं जाएंगे इसका विरोध करने। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक को लेकर हुई तेज। आपको बताते चले राहुल गांधी और खड़गे का होगा भव्य स्वागत। दरअसल 23 जून को होना है ये बैठक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल हिंसा पर भड़की ममता बनर्जी, बोले तमाम विपक्ष पार्टियां करा रही हैं बंगाल में हिंसा, बताएंगे क्यों ममता बनर्जी ने तमाम विपक्ष को घेर लिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आने वाले 2024 के चुनाव में ओबीसी बना बड़ा मुद्दा। दरअसल आपको बता दें पिछड़ी जाति को लेकर अब गेम खेलने पर विपक्ष आमेद आए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सोच रही है कि अब वो इसका तोड़ क्या निकाले, बताएंगे क्यों आखिरकार ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कल रक्षा मंत्री राजनाथ ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि जो नया कानून बनाया जा रहा है जिसमें एक देश में एक कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनको उस कानून को मानना पड़ेगा। मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, आप में कोई और कानून चलता है या फिर कोई और रीति रिवाज चलते हैं, तो वो मानने नहीं होंगे, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से ही चलना होगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर रॉर शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने जब कल ये बयान दिया तो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि वैसे भी देश में एक ही कानून चलता है, लेकिन बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड जानबूझकर लाना चाह रही है ताकि वो मुस्लिमों के मुद्दे में हस्तक्षेप कर सके। आपको बताते चले हमारे देश में बहुत सारे धर्म और कास्ट हैं, ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना मतलब के लोगों के उस रीति रिवाज में घुसना है जो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से होता है। जैसे मुस्लिम समाज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनके हिसाब से चलती है, ऐसे ही दोस्तों कुछ हिंदू समाज में होती है जो हिंदू भाइयों के हिसाब से चलती है, कुछ क्रिश्चियनों में होती है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि आपको उस कानून को मानना पड़ेगा, आप रीति रिवाज के हिसाब से नहीं चल सकते। इसीलिए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बीजेपी बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा बताया है। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी एक टूल किट तैयार कर रही है आने वाले इलेक्शंस के लिए। आपको बता दें हमेशा बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे मुद्दे घेर लेती है जिससे कि हिंदू मुसलमान हो सके और फिर चुनाव में फायदा मिल सके। इसी को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी और विपक्ष में रौर छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ विपक्ष भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने भी बीजेपी को जमकर घेर लिया है। ओवैसी ने रक्षा मंत्री राजनाथ से कहा कि देश में वैसे भी एक ही कानून चलता है, लेकिन बीजेपी के हिसाब से 2 कानून चलते होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रिजभूषण अब तक बाहर है तो 2 ही कानून चल रहे होंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कहीं ना कहीं अब रौर लंबी चढ़ गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी का फर्जी वीडियो वायरल करके बुरी फंस गई बीजेपी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने दर्ज कराई शिकायत। आपको बताते चले राहुल गांधी का एक वीडियो जो कि एक इंटीमेट वीडियो है, उसमें मिमिक्री करवाई गई है, और मिमिक्री ऐसी वैसी नहीं है, उसमें कुछ ऐसे शब्द बुलवाए गए जो राहुल गांधी ने कभी बोले ही नहीं है।
आपने देखे होंगे जो इंटीमेट वीडियो आते हैं कार्टून बने हुए, राहुल गांधी को बेसिकली एक वैसा वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो में ऐसा बताया गया है कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश की बुराइयां करते हैं और देश के लिए गलत सोचते हैं, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कभी बोला ही नहीं है। अब इस वीडियो के चलते जब ये वीडियो कांग्रेस के सामने आया तो आपको बताते चले, जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में 3 लोगों का नाम लिखा गया है। एक में आपको बताते चले जेपी नड्डा है, दूसरा नाम अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष है, तीसरा नाम जो है दोस्तों इसमें जो है अरविंद सूद का है। आपको बताते चले इन तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रियांक खड़गे का कहना है कि बीजेपी झूठे वीडियो बनाकर पोस्ट करती है और उस वीडियो को फिर वायरल करवाती है, और वायरल कराने के बाद जो बीजेपी की आईटी सेल है वो झूठे वीडियो को जमकर वायरल इसलिए कराती है ताकि ये वीडियो दूर तक ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि बीजेपी के ऊपर सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी झूठे वीडियो डालकर खास करके राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का काम करती है। आपको बता दें इस इंटीमेट वीडियो में 2 लोग नजर आ रहा है, एक विदेशी भी नजर आ रहा है जिससे राहुल गांधी बातें बता रहा है। लेकिन आपको बताते चले इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो बातें इस वीडियो में बताई गई हैं वो राहुल गांधी ने कभी विदेश जाकर यानी कि अमेरिका जाकर बोली ही नहीं है, और यही कारण है कि अब इस चीज को लेकर सरकार घिर चुकी है। आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद बीजेपी वैसे भी सकपकाई हुई है। ऐसे में कांग्रेस अपना पूरा बदला निकाल रही है, और जिस तरीके से ये झूठा वीडियो पोस्ट किया गया है इसको लेकर कहीं ना कहीं अब रौर छिड़ गई है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी हो गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का भव्य स्वागत। तेजस्वी बोले जोरदार चल रही है तैयारियां। आपको बताते चले 23 जून यानी कि आज से 2 दिन बाद समझ लीजिए, 2 दिन बाद जो है यहाँ पर बैठक होनी है। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में विपक्ष की क्या भूमिका होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की भूमिका बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपको 2019 यानी कि 2019 का जो चुनाव था वो आपको याद होगा। 2019 में विपक्ष को बीजेपी से ज्यादा प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन विपक्ष तितिर बितिर था। तितिर बितिर का मतलब विपक्ष एकजुट नहीं था, जिसके कारण बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। यही कारण है जो अब 2019 वाली गलती विपक्ष फिर से नहीं दोहराना चाहता, इसलिए इस बार कांग्रेस अपनी सीटों का भी बलिदान देने के लिए तैयार है। आपको बताते चले 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर 2 दिन बाद जो है यहाँ पर वो बैठक होनी है 23 जून को, और 23 जून को ये फैसला लिया जाएगा कौन कितनी सीटों पर कहाँ चुनाव लड़ेगा और किसको कहाँ सपोर्ट करना होगा। हालांकि ये तो साफ है कि चेहरा तो प्रधानमंत्री का जो होगा वो कांग्रेस से ही होगा, राहुल गांधी होंगे डेफिनेटली, लेकिन विपक्ष की बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार कितनी सीटों पर कहां चुनाव लड़ेगा कौन। आपको बताते चले जहां एक तरफ सपा 80 सीटों का नारा लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल भी अपनी सीटों को लेकर साफ दिखाई दे रहा है उनका रुख। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों, लोकसभा चुनाव का मतलब होता है एकजुटता, और अगर विपक्ष चाहता है कि वो एकजुट रहे तो फिर उसे एकजुट होना भी पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एकजुटता सुनने में अच्छी लगती है, पर सीटों के बंटवारे की जब बात आती है तो मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है। हालांकि आपको बताते चले कांग्रेस ने अब की बार ऐलान किया है कि अगर उसको अपनी थोड़ी सीटें गंवाना भी पड़ी तब भी वो गठबंधन करेगी। अब देखना ये होगा कि ये विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली है इसके मायने क्या निकलेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस विपक्षी एकता को बताया कि बीजेपी इससे डरी हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भड़के मौलाना तोक़िर रज़ा, बीजेपी को बता दिया टूल किट। आपको बताते चले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रौर छिड़ी है। बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इलेक्शंस यानी कि 2000 से पहले यानी कि 2024 से पहले इसको लागू कर सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले इसको लागू करेगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर अब सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं कि 2024 में यानी कि 2024 यानी कि 2024 में बीजेपी
पूरी कोशिश करेगी कि वो इस इलेक्शंस को जीत ले। क्योंकि आपको बता दें, हालांकि 10 साल बीजेपी को 2 बार सत्ता में आए हुए हो गए, लेकिन अगर देश की हालत देखी जाए तो आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने कितना काम किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बेरोजगारी चरम पर है इस वक्त, महंगाई की कोई पकड़ ही नहीं है। आप समझ लीजिए, सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब शायद पीछे मुड़ के बेचारे गरीब लोग तो देखते ही नहीं होंगे। और यही कारण है जो इस बार 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को टूल किट बता दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के ऊपर मौलाना तौकीर रजा ने बीजेपी को घेरा और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने एक टूल किट तैयार किया है आने वाले इलेक्शंस को जीतने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मौलाना मदनी जो है, आपको बताते चले, मौलाना मदनी ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं किया और न हम इसको लागू होने देंगे। हालांकि मौलाना तौकीर रजा के बाद जब मौलाना मदनी ने बोला तो उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके लिए गलियों में उतरकर विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने इस्लाम के तरीके को छोड़ेंगे नहीं जो खास करके मुसलमानों में होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जीतन राम मांझी के जाने पर भड़के नीतीश कुमार, बोले हमने साफ कहा था कि या तो अपनी पार्टी का विलय कर लें जेडीयू में या फिर हमारी पार्टी को छोड़ दें। नीतीश कुमार ने कहा कि हम जो भी विपक्षी एकता में बात करते हैं वो जीतन राम मांझी बीजेपी को जाकर बता देते कि विपक्षी एकता में क्या बात हुई है। आपको बताते चले, यही कारण है जो अब जेडीयू से जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो अलग हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी ने कहा था कि जीतन राम मांझी बीजेपी से भी मिलते हैं और उनकी जेडीयू में हमारे साथ गठबंधन भी है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी में चले जाएंगे और जाहिर सी बात है इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी होगी। आपको बता दें, विपक्षी एकता से पहले ही जीतन राम मांझी ने पार्टी छोड़कर जो है उधर का रुख कर लिया बीजेपी का। माना यह भी जा रहा है कि बिहार की सियासत में अब थोड़ा सा रंग जम गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी दोस्तों, उनकी हालांकि इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी जीतन राम मांझी का एक रोल था बिहार में, पर अब वो रोल दोस्तों बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, जब तक बीजेपी के साथ गठबंधन था जेडीयू का, तब तक तो जीतन राम मांझी बहुत खुश चल रहे थे, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ नीतीश की पार्टी जेडीयू का, और उसके बाद से ऐसा लगता था जैसे जीतन राम मांझी चाहते हैं कि बीजेपी के साथ ही जाए। जाहिर सी बात है, जीतन राम मांझी को दोस्तों ना ईडी का डर था ना सीबीआई का डर था। भाई अगर वो यहाँ पर जेडीयू के साथ है तो शायद ईडी और सीबीआई भी घर पहुंच सकती थी। इसीलिए कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने अपना रुख बदल लिया। हालांकि जीतन राम मांझी के ही बोल है, उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नीतीश का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आजकल लोग बोलते कुछ और करते कुछ और ही हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला, बोले इस बार का रिजल्ट चौंका देगा बीजेपी को, 80 हराएंगे, देश से भगाएंगे। आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने एनडीए का तोड़ पीडीए निकाला है। अखिलेश का कहना है कि एनडीए को अब पीडीए हराएगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर वर्ग दुखी है बीजेपी की सत्ता से। न गरीब खुश है, न मुसलमान खुश है, न दलित खुश है, न पिछड़े खुश है। आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार हमने एनडीए का तोड़ पीडीए निकाला है और साफ दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव ने दोस्तों अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रखी हुई है। इस रणनीति का एक मतलब भी है दोस्तों, उन्होंने आगे मतलब जो भी सोच रखा है, आप समझिए जो प्लान बनाया कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अखिलेश यादव पहले भी चुनाव लड़े हैं, पर कांग्रेस को अपनी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे इस वक्त, हालांकि विधानसभा के वक्त अखिलेश का वोट प्रतिशत बड़ा था, लेकिन छोटे वोटे जब चुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं कद घटा है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब मेन चुनाव होता है तो जनता दिल से वोट डालती है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा में कांग्रेस को हर जगह से ही वोट मिलेंगे। क्योंकि राहुल गांधी की बदली हुई छवि और राहुल गांधी का एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो पूरी जो पहले की छवि थी वो बदल चुकी है। और ये सब कुछ हुआ था भारत जोड़ो यात्रा के बाद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने संजीवनी का काम किया, न सिर्फ राहुल गांधी की छवि सुधार दी बल्कि राहुल गांधी को दोस्तों एक बेहतर नेता भी बना दिया। यही कारण है जो इस इलेक्शंस को लेकर बीजेपी लगातार घिरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे मनोज झा, बोले मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधान सेवक चुपचाप बैठा है। आपको बताते चले दोस्तों आरजेडी इन दिनों बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव तो वहीं दूसरी तरफ मनोज झा ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी, लेकिन मणिपुर की हिंसा वो रोक नहीं पा रही है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो लोग मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं अपने ही देश की, वो लोग यूक्रेन और रूस की बात करते हैं। ये तमाम गोदी मीडिया कहती है कि देखो प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस का युद्ध रोक दिया, जबकि यूक्रेन और रूस में तो युद्ध लगातार जारी है, कोई युद्ध नहीं रुका है। लेकिन आप सोचिए, जो गोदी मीडिया ये कहती है कि प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया है, वो गोदी मीडिया को ये पता ही नहीं है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। और यही नहीं है दोस्तों, मनोज झा ने जो बात बोली वो गलत नहीं है कि आप अपने ही देश में एक सरकार चला रहा हो, उस सरकार को आप सबको एक तरीके से सेव नहीं कर पा रहा हो दोस्तों, सरकार से आप उस राज्य को सेफ नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि वहां पर लगातार हिंसाएं हो रही हैं, हिंसा भड़क रही है। और उसके बावजूद भी दोस्तों मणिपुर में लगातार इसी तरीके की चीजें हो रही हैं। आपको बताते चले ऐसा लग रहा है सरकार ने मणिपुर को टाटा बाय बाय बोल दिया कि अपने हाल पर छोड़ दो, क्योंकि वहां पर दोस्तों जो बीजेपी के मंत्री हैं उनके घर भी फूके जा रहा है। और जाहिर सी बात है जो कुछ भी हुआ है मणिपुर में, इसको लेकर कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार सरकार ही है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नफरत के कारण मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री एक भी बार नहीं आए दोस्तों, आप समझिए, एक बार सामने आकर उन्होंने ये नहीं बोला कि लोग शांति बनाए रखें, मणिपुर हिंसा तक पे नहीं बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी कुछ बड़ा कांड हो जाता है, चाहे देश में कोरोना आ जाए तो चुपचाप बैठ जाते हैं कहीं जाके। देश में दोस्तों आप समझिए गरीबी बदहाली आ जाए तो प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलते। 700 किसान शहीद हो जाए तब भी प्रधानमंत्री चुप रहते। आज जब मणिपुर जल रहा है तब भी प्रधानमंत्री चुप है। और ये आप समझते होंगे कि चुप क्यों रहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बता दूं, सबसे अच्छा काम क्या होता है इंसान का सवालों से भागने का, कि कहीं जाकर छुप कर बैठ जाओ ताकि उन सवालों का जवाब भी नहीं देना पड़े। लेकिन इसको एक तरीके से कायरता भी कहा जा सकता है, क्योंकि कायर लोग होते हैं जो भागते हैं सवालों से। जो दोस्तों कायर होते हैं वही सवालों से भागते हैं, और जिनमें दम होता है वो सवालों के जवाब देते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का विपक्ष के ऊपर हमला, बोले फिलहाल यही लोग करा रहे हैं बंगाल में दंगे फसाद। आपको बताते चले पश्चिम बंगाल में लोकल इलेक्शन को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ 3 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है गोली मार के, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता इसमें निपट गए। आपको बताते चले जैसे ही चुनाव आते हैं पश्चिम बंगाल में ये आरोप लगने लगता है बीजेपी की तरफ कि बीजेपी ही ये दंगे फसाद करा रही है। और यही नहीं, आपको याद होगा अभी जो बिहार शरीफ में जो हिंसा भड़की थी और जो महाराष्ट्र में भड़की थी, उसका इल्जाम भी बीजेपी के ऊपर ही आया था। चाहे संजय रावत हो या नीतीश, उन लोगों ने कहा था कि ये दिल्ली में बैठे हुए 2 लोग करा रहे हैं। अब वो 2 लोग कौन है आप अच्छे से जानते हैं, उनका नाम भी बखूब जानते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही बाहर से लोग लाती है और बंगाल में हिंसा फैलवाती है ताकि बंगाल का माहौल बिगड़ जाए। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं, ये दोनों ही जो है यहाँ पर मिलकर ये सब कुछ करवा रहा है। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने बीजेपी को तो लिया ही आड़े हाथ, लेकिन कांग्रेस को भी खरी खोटी सुना डाली। हालांकि कांग्रेस कभी ऐसा करती नहीं है क्योंकि उसकी विचारधारा वो है नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कोई भी दोस्तों राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। जब हमला बोलना होता है तो विपक्ष किसी पर भी बोल देता है। और ऐसे में इस राजनीति किया जानते दोस्तों बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि लोकल इलेक्शन को लेकर ही घमासान मचाए तो लोकसभा में क्या होगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए